हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे वो है सिजेरियन सेक्शन। तो देखिएगा, सिजेरियन सेक्शन को सी सेक्शन भी बोला जाता है। ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें फीमेल के एब्डोमेन पर कट लगाकर यूट्रस से बेबी को एक्सपेल आउट किया जाता है। एंड अपन साथ के साथ ये भी देखेंगे कि सिजेरियन सेक्शन करने की किन किन कंडीशनों में जरूरत पड़ती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और सिजेरियन सेक्शन करते टाइम कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सिजेरियन सेक्शन की डेफिनेशन की। देखिएगा, यहां लिखते हैं अपन, इट इज ए ऑपरेटिव प्रोसीजर इन विच expulsion of fetus by the making of incision on the abdomen and uterus। अब देखिएगा, सिजेरियन सेक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कहा गया है कि ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेक्शन का मीन ये होता है कट करना, और जहां पर अगर कट करने की बात चल जाती है तो इसका मतलब है वहां ऑपरेटिव मेथड यूज होता है। तो इट इज एन ऑपरेटिव प्रोसीजर इन विच एक्सपल्जन मीन बाहर निकालना। किसको निकालेंगे अपन? फीटस को। कैसे निकालेंगे? बाय मेकिंग मीन बनाना, ऑन इंसीजन मीन कट। यहां पर कट करते हैं, कहां पर कट लगाया जाता है? ऑन एब्डोमन, जो एब्डोमन एरिया होता है उसकी स्किन पर कट लगाया जाता है और यूट्रस पर कट लगाकर एक्सपेल आउट कर लिया जाता है, एक्सपल्जन कर लिया जाता है फीटस का। तो इसी प्रोसीजर को अपन बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन। तो इट इज एन ऑपरेटिव प्रोसीजर इन विच इंसिजन आर मेड ऑन एब्डोमन एंड यूट्रस एंड एक्सपेल आउट द फीटस। यहां पर फीटस को एक्सपेल आउट कर लिया जाता है। अब सिजेरियन सेक्शन करने की कौन कौन सी कंडीशन में जरूरत पड़ती है, और या बोल सकते हैं कि सिजेरियन सेक्शन को किन किन कंडीशनों में किया जाता है। तो यहां पर बात करते हैं अपन अब नेक्स्ट इसके इंडिकेशन की, कि सिजेरियन सेक्शन की कहां जरूरत पड़ेगी। इंडिकेशन, सिजेरियन सेक्शन किन किन कंडीशनों में किया जाता है। तो देखिएगा, यहां पर अगर अपन बात करें फर्स्ट कंडीशन की तो लिखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अगर किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया हो रखा है तो उस कंडीशन में आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्सियो प्लेसेंटा मेन कॉज होते हैं एपीएच के। तो डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर एपीएच किसी फीमेल के अंदर होने की पॉसिबिलिटी हो तो उसके अंदर आपको सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज हेड बेबी। अगर बेबी का हेड जो लार्ज है तब भी आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर फीमेल की पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है तब भी सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। एंड यहां लिख देते हैं माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन मीन जो फीटस की प्रेजेंटेशन है वो माल प्रेजेंट है, मीन यहां पर ब्रिज या ट्रांसफर्स प्रेजेंटेशन हुई है तब आपको सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लिख देते हैं अपन कार्सिनोमा इन सर्विक्स। अगर फीमेल की सर्विक्स के अंदर कार्सिनोमा है
मीन यहाँ पर नियोप्लाज्म हो गया है, न्यू ग्रोथ हो गई है, तो भी आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। मीन सर्विक्स के अंदर कैंसर जिसको बोल रहे हैं अपन कार्सिनोमा। नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी फीमेल के अंदर पहले से ही सिजेरियन सेक्शन हो रखा है तो उसके अंदर भी आपको जो रिपीट सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड और जो कंडीशन है वो यहां लिखते हैं अपन PIH। PIH मीन होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसके अंदर एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया दो कंडीशंस आती हैं। अगर किसी वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपरटेंशन हो रखी है तो उस टाइम पर भी आपको सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखते हैं अपन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अगर वुमेन के अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है तो भी सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये तो ही सिजेरियन सेक्शन करने के इंडिकेशन की बात कि इन कंडीशनों में आपको सिजेरियन सेक्शन कर सकते हो। जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो रखा है, एब्रप्सिव प्लेसेंटा हो रखा है, लार्ज हेड है बेबी का, तब भी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तब भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। माल प्रेजेंटेशन हो रखी है या फिर कार्सिनोमा है सर्विक्स के अंदर या फिर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो रखा है तब भी करना पड़ेगा। PIH की कंडीशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो भी सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं अपन। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है फीमेल को तो भी सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो थी इसके इंडिकेशन की बात। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सिजेरियन सेक्शन के जो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स इसको डिवाइड किया गया है। मीन यहाँ पर फर्स्ट टाइप की बात करें तो टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग अपन इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, और साइट ऑफ इंसिजन के अकॉर्डिंग भी इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट टाइप है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव का मीन होता है इलेक्टिव सर्जरी के लिए भी लगता है और ये सिजेरियन सेक्शन भी एक तरीके की सर्जरी है। तो इलेक्टिव सर्जरी या इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर जो आप प्री प्लान्ड है, वो पहले से ही है कि अपन को इस डेट को इस टाइम पर करना है, तो उसको बोलते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। और अगर कोई प्री प्लान्ड नहीं है, एकदम से इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, तो सेकंड जो टाइप है वो है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो इसके 2 टाइप्स हैं टाइम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट है इलेक्टिव एंड सेकंड है इमरजेंसी। तो इसी की बात करते हैं अपन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। अब देखिएगा इसके फर्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन, टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। टाइमिंग के हिसाब से इसके जो टाइप्स हैं इसको 2 कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड किया है। फर्स्ट की बात करें इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन एंड सेकंड लिखते हैं अपन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। अब देखिएगा इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज प्री प्लान्ड। अगर सिजेरियन सेक्शन को पहले से ही प्लान किया गया है टाइमिंग के हिसाब से कि कौन से डे पर एंड कौन से टाइम पर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना है, तो इस टाइप के सिजेरियन सेक्शन को अकॉर्डिंग टू टाइम अपन बोलेंगे इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन मीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इमरजेंसी कंडीशन में अपन को सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां लिख सकते हैं अपन विद इन 30 मिनट, और 30 मिनट में भी कब, आफ्टर डिसीजन टेकिंग। मीन जैसे ही जो ऑब्स्ट्रिशियन होगा वो डिसीजन लेगा कि सिजेरियन सेक्शन करना है, तो उस सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म
कब करना है, तो जैसे ही डिसीजन लिया उसके 30 मिनट के अंदर ही अपन को सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना होगा, और इस टाइप के सिजेरियन सेक्शन को बोलेंगे अपन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन मीन डिसीजन जैसे ही लिया सिजेरियन सेक्शन करने का, तो उसके 30 मिनट के अंदर ही अपन को सिजेरियन सेक्शन करना है। इस टाइप के सिजेरियन सेक्शन को बोलेंगे अपन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। और जो पहले से ही प्री प्लान्ड है उसको अपन बोलेंगे इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। तो ये तो ही टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात। सेकंड टाइप की बात करते हैं अपन, टाइप्स अकॉर्डिंग टू इंसिजन साइट। तो अकॉर्डिंग टू इंसिजन साइट का मीन है कि कौन सी साइट पर आप कट लगा रहे हो, इंसिजन लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको फिर से 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट की बात करें तो यहां लिखते हैं अपन LSCS एंड सेकंड है USCS। अब फर्स्ट की बात करें कि LSCS का मीन क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अगर लोअर सेगमेंट के अंदर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है, मीन यूट्रस के लोअर एरिया के अंदर अपन कट लगाकर बेबी को एक्सपेल कर रहे हैं, तो इस टाइप के सिजेरियन सेक्शन को अपन बोलेंगे LSCS। एंड USCS की बात करें तो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अगर अपर यूट्रस के अपर सेगमेंट में आप कट लगाकर एक्सपेल आउट कर रहे हो फीटस को, तो इस टाइप के सिजेरियन सेक्शन को बोलेंगे अपन USCS। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन LSCS की कि LSCS होता क्या है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अपन लोअर यूटेराइन सेगमेंट में कट लगाएंगे, इंसिजन लगाएंगे, और ये कट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर किया जाता है। मीन लॉन्गिट्यूडनल कट लगा सकते हैं और ट्रांसफर लगा सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो ट्रांसफर्स किया जाता है। अब देखिएगा, अगर अपन LSCS और USCS की भी बात करें तो सबसे ज्यादा जो परफॉर्म किया जाता है वो LSCS ही परफॉर्म किया जाता है। अब LSCS की भी बात करें तो LSCS में अपन ने लॉन्गिट्यूडनल कट और ट्रांसफर कट की बात करी थी, तो उसके अंदर भी सबसे जो मोस्ट कॉमन इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, वो ट्रांसफर्स कट लगाया जाता है। अब नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं कि LSCS परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसके प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव की भी बात करेंगे अपन, और साथ के साथ देखेंगे जो ये इंसिजन है वो किस जगह पर लगाया जाता है। तो ये इंसिजन जो लगाया जाता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर अबव लगाया जाता है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर अबव लगाया जाएगा तो ये लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जाकर कट लगेगा, और ये मोस्टली ट्रांसफर इंसिजन अपन इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन LSCS की, उसके प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पार्ट भी देखेंगे। तो बात करेंगे LSCS की। अब फर्स्ट बात करते हैं LSCS की। अब देखिएगा, LSCS जब अपन परफॉर्म करते हैं तो ये जो कट है, ये इंसिजन है मेड ऑन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अपन इंसिजन लगा रहे हैं। इट मे बी longitudinal and transverse। ये longitudinal या transverse हो सकता है, बट transverse is most common। जो ट्रांसफर्स होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज्यादा अपन ट्रांसफर्स इंसिजन को ही यूज लेते हैं।
अब बात करते हैं कि जो ये कट है वो कहां पर लगाया जाता है, ये जो इंसिजन है वो कहां लगाया जाता है। तो यहां लिखते हैं अपन अबव 3 सेंटीमीटर सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया होता है उससे 3 सेंटीमीटर अबव ये कट लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके प्री ऑपरेटिव पीरियड की। तो यहां लिखते हैं अपन फर्स्ट प्री ऑपरेटिव पीरियड मीन प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन करने से पहले जब सिजेरियन सेक्शन LSCS आप परफॉर्म कर रहे हो तो उससे पहले प्री ऑपरेटिव जो मेथड है वो यूज करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव के अंदर अपन क्या करेंगे, तो यहां लिखते हैं अपन पेशेंट को क्या नहीं देना है, सेडेटिव शुड नॉट गिवन। देखिएगा हर सर्जरी के अंदर जब अपन सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो प्री ऑपरेटिव जो पीरियड होता है उसके अंदर पेशेंट को सर्जरी के लिए अपन रेडी करते हैं, तो उस टाइम पर आपको कभी भी सेडेटिव नहीं देना होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है अपन ने सेडेटिव शुड नॉट गिवन, सेडेटिव नहीं देना है। प्रोवाइड एंटासिड, पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है एंटासिड, एंटासिड देंगे अपन टू, क्यों दे रहे हैं तो लिखेंगे टू न्यूट्रलाइज द HCl। जो एसिड है जो स्टोमक से सीक्रेट हो रहा है, स्टोमक जूस बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि स्टोमक एसिड बोल सकते हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंटासिड प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मान लो ये HCl है जो सीक्रेट हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये इसको पेशेंट एस्पायरेट भी कर सकता है। हाँ, जब आप इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पर इसको एस्पायरेट कर सकता है, तो इसको अपन को न्यूट्रलाइज्ड करना पड़ेगा और क्या प्रोवाइड करवाएंगे अपन, एंटासिड प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन एम्प्टी यूरिनरी ब्लेडर। जो यूरिनरी ब्लेडर होगा उसको कैथेटर के थ्रू आपको एम्प्टी करवाना पड़ेगा। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है, खुद से नहीं कर पा रहा है, सेल्फ नहीं कर पा रहा है, तो यूरिनरी ब्लेडर को आप कैथेटराइजेशन के थ्रू एम्प्टी करोगे। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं अब अपन को क्या देना है, एनेस्थेसिया शुड बी, एनेस्थेसिया शुड बी गिवन। यहां पर आपको एनेस्थेसिया प्रोवाइड करवाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनेस्थेसिया देते टाइम पोजीशन की। तो यहां लिखते हैं अपन पोजीशन कौन सी देंगे, डोर्सल पोजीशन देंगे। अपन एनेस्थेसिया देंगे और सर्जरी परफॉर्म करेंगे, तो उस सर्जरी के टाइम पर भी अपन को डोर्सल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हुई प्री ऑपरेटिव पीरियड की, जिसके अंदर आपने सेडेटिव जो है देना नहीं है, नॉट गिवन, एंड प्रोवाइड एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द HCl। जो स्टोमक जूस है उसको आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो एंटासिड देकर। नेक्स्ट है एम्प्टी यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर को आपको एम्प्टी करवाना है। एंड एनेस्थेसिया शुड बी गिवन, और फिर बाद में क्या देना है, एनेस्थेसिया देना है। और पोजीशन की बात करें तो डोर्सल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है ड्यूरिंग सर्जरी एंड ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, जब आप एनेस्थेसिया प्रोवाइड करवा रहे हो तब भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड की। तो देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा सेकंड अपन बात करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड की। अब इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में अपन जो सबसे फर्स्ट परफॉर्म करेंगे वो करेंगे स्किन इंसिजन, स्किन इंसिजन। और जो स्किन इंसिजन अपन
लगाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स इंसिजन अपन परफॉर्म करते हैं, कहां लगाएंगे? ऑन एब्डोमेन। और जो एब्डोमेन पर अपन इंसिजन लगा रहे हैं वो अबव 3 सेंटीमीटर टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो LSCS में अपन इंसिजन मेड करते हैं कहां पर? एब्डोमेन एरिया पर, तो वो करते हैं 3 सेंटीमीटर अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब देखिएगा इसके बाद सेकंड क्या करेंगे अपन? यूटेराइन इंसिजन। अब यूटेराइन इंसिजन लगाएंगे, तो यूटेराइन इंसिजन जब अपन लगाते हैं तो यहां पर सबसे जो पहला यूट्रस पर कट लगेगा वो लगेगा पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन डेसिडुआ। डेसिडुआ मीन एंडोमेट्रियम, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। अब देखिएगा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड डेसिडुआ। फिर इसके बाद क्या करेंगे? देन फीटस आर डिलीवर्ड। अब देखिएगा इंसिजन लगाने के बाद जो फीटस को डिलीवर्ड किया जाएगा वो 90 सेकंड के अंदर अपन डिलीवर्ड करते हैं। अगर 90 सेकंड के अंदर आपने डिलीवर्ड नहीं किया फीटस को, ज्यादा लेट कर दिया, तो जो अबगार स्कोर है वो आपका पुअर देखने को मिलेगा, जो उसका स्कोर है वो 7 से बिलो देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, डेसिडुआ में आपने यूटेराइन इंसिजन लगाया, फिर फीटस को डिलीवर्ड किया, तो यहाँ लिखते हैं फीटस आर डिलीवर्ड विथ इन 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के अंदर आपको फीटस को डिलीवर्ड करना है, नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज अबगार स्कोर आर पुअर। जो अबगार स्कोर है वो पुअर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा फीटस जब डिलीवर्ड हो जाएगा 90 सेकेंड के अंदर, तो क्या करना है? वी शुड वेट, अपन वेट करेंगे, वी शुड वेट। किसके लिए वेट करना है? फॉर स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का स्पॉन्टेनियसली सेपरेशन हो, फिर उसके बाद जैसे ही प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाएगा उसको कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की हेल्प से अपन रिमूव कर देंगे। तो यहां पर लिखते हैं देन रिमूव कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की हेल्प से जो प्लेसेंटा है उसको रिमूव कर लिया जाएगा। अब देखिएगा LSCS जब अपन परफॉर्म करते हैं, यहां लिखते हैं अपन LSCS जब परफॉर्म करते हैं तो डॉन्स रिट्रैक्टर यूज करते हैं अपन। जो डॉन्स रिट्रैक्टर होता है इसको यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आता है कि डॉन्स रिट्रैक्टर को कौन सी सर्जरी में अपन यूज करते हैं, तो यहाँ पर LSCS इसका आंसर जाएगा। अब देखिएगा ये तो हुई इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड की बात। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर अपन क्या करेंगे। जब फीटस की डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद अपन को क्या करना है, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब देखिएगा लास्ट बात करते हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर अपन क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे फीमेल को। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट
ऑब्जर्वेशन पर रखा जाएगा फीमेल को कि सिजेरियन सेक्शन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया है। नेक्स्ट, ऑक्सीटॉक्सिन शुड बी गिवन। यहां पर फीमेल को ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं अपन, और ऑक्सीटॉक्सिन क्यों दे रहे हैं? टू प्रिवेंट पीपीएच। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, और कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से जो यूटेराइन आर्टरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। जैसे अपन पीपीएच पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि सिजेरियन सेक्शन में अगर 1000 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो वो पीपीएच कॉज करता है। मीन अगर 1000 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो पीपीएच कॉज होगा। और जब आप ऑक्सीटॉक्सिन दे दोगे तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा यूट्रस के अंदर और आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे ब्लीडिंग जो है होने के चांसेस होंगे वो प्रिवेंट हो जाएंगे और पीपीएच नहीं होगा। इसलिए अपन ऑक्सीटॉक्सिन दे रहे हैं। और ये ऑक्सीटॉक्सिन कब देना है? ये ऑक्सीटॉक्सिन देना है अपन को जब बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद। अब देखिएगा नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवाएंगे फीमेल को जिससे कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हो। जहां पर इंसिजन लगा है, जहां सुचर लगे हैं, वहां इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स अपन देंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटीबायोटिक देते हैं। प्रोवाइड एनाल्जेसिक फीमेल को देते हैं। एनाल्जेसिक क्यों दे रहे हैं? टू प्रिवेंट या टू रिलीव पेन फॉर इंसिजन साइट। इंसिजन साइट पर जो पेन होगा उसको रिलीव करने के लिए अपन एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवाते हैं फीमेल को। नेक्स्ट लिखते हैं स्टार्ट आईवी फ्लूइड। फीमेल को आईवी फ्लूइड देंगे अपन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, और फ्लूइड भी अपन मोस्टली आरएल देते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं अपन यहां पर और क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अपन कर सकते हैं कि जो सुचर लगे हैं तो सुचर लगने की वजह से वहां पर पेन होगा, तो पेन के लिए अपन ने एनाल्जेसिक दे दिया। अब एम्बुलेट कराएंगे फीमेल को अपन एंड ऑफ फर्स्ट डे, तो यहां लिखते हैं एम्बुलेट आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट डे। जैसे ही एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जब स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने पर जब एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक दिन कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे? एम्बुलेट मीन यहां पर फीमेल को अपन धीरे धीरे चलने के लिए बोलेंगे। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं सुचर विल बी रिमूव आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद अपन क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे सुचर को, जो स्टिच लगे हुए हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा 7 दिन के बाद। तो ये तो ही पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की बात। जो मेनली पॉइंट थे इसमें ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि ऑक्सीटॉक्सिन प्रोवाइड करवाना है जो पीपीएच को रोकेगा। एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि इन्फेक्शन जो हो सकता है उसको प्रिवेंट करेगी। साथ के साथ एनाल्जेसिक देंगे जो कि रिलीफ करेगा इंसिजन साइट पर जो पेन हो रहा है उसको। आईवी फ्लूइड यहाँ पर फीमेल को प्रोवाइड करवाएंगे अपन। एम्बुलेट करेंगे जब एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा डिलीवरी के बाद। एंड स्विचर विल बी रिमूव, और फिर बाद में स्विचर को रिमूव कर दिया जाएगा 7 दिन के बाद। तो ये तो ही पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की बात, और एलएससीएस हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर यूएससीएस, अपर यूटेराइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की बात करते हैं। तो देखिएगा जो यूएससीएस नेक्स्ट, अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूएससीएस की। यूएससीएस को क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन भी कहा जाता है, तो लिखते हैं क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। अब देखिएगा यूएससीएस में जो इंसिजन लगाया जाता है वो अपर सेगमेंट में लगाया जाता है, तो यहां लिखते हैं अपन इंसिजन
is made on upper segment of uterus। यूट्रस के अपर सेगमेंट में इंसिजन लगाया जाएगा एंड इंसिजन इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल। जो इंसिजन होगा वो हमेशा कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि ये यूट्रस है तो इसमें इंसिजन लॉन्गिट्यूडनल ही लगाया जाएगा एंड इंसिजन इज मेड ऑन 5 सेंटीमीटर अबव टू अम्बिलिकस। अम्बिलिकस एरिया से 5 सेंटीमीटर अबव लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाया जाएगा। अब देखिएगा ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, तो हेल्पफुल फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। अगर फीमेल के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन जनरेट होती है तो इस टाइम पर अपन LSCS को ना करके USCS परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इस जगह पर प्लेसेंटा प्रीविया है। मीन इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा प्रीविया किसी फीमेल के है तो आप अगर मान लो USCS ना कर LSCS करोगे और उसमें भी ट्रांसफर करोगे तो ये प्लेसेंटा कट हो सकता है, इसलिए अपन LSCS ना कर परफॉर्म करते हैं USCS। अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो प्लेसेंटा प्रीविया में अपन USCS परफॉर्म करते हैं और यहाँ लिखा हुआ भी है कि इट हेल्पफुल फॉर प्लेसेंटा प्रीविया, अगर फीमेल के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो। अब देखिएगा जब इंसिजन 5 सेंटीमीटर अबव लगाते हैं तो सेम जो आपने कंडीशन देखी थी अभी, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, तो यही प्रोसीजर इसके USCS के अंदर भी यूज करते हैं, जो आपने अभी जस्ट इससे पहले स्टडी करे थे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं फीमेल को। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अब देखिएगा लिखते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन की वजह से फीमेल के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट की, एक्सटेंशन ऑफ यूटेराइन इंसिजन। जो आपने यूट्रस पर इंसिजन लगाया है वो एक्सटेंशन मतलब बढ़ सकता है प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, तो एक ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें PPH, फीमेल के अंदर पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इन्फेक्शन, कोई भी सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो इन्फेक्शन होने के मोर चांसेस होते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सिजेरियन सेक्शन का। नेक्स्ट बात करें यूरेटर इंजरी, क्योंकि आपको पता है जस्ट एंटीरियर साइड पर, यूट्रस के एंटीरियर साइड पर जो यूरिनरी ब्लेडर होता है और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर एंटर करते हैं राइट एंड लेफ्ट यूरेटर। तो जब आप यूट्रस पर इंसिजन लगा रहे हो तो उस टाइम पर यूरेटर को भी इंजरी होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है कि यूरेटर की इंजरी हो। एंड नेक्स्ट लास्ट बात कर लें एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन। एनेस्थेसिया की वजह से भी फीमेल के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, तो ये भी सिजेरियन सेक्शन का ही कॉम्प्लिकेशन है। तो ये तो थी ओवरऑल आज सिजेरियन सेक्शन की बात। इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं अपन, और अगर आपको ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसका मीन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल
पर न्यू है तो, और क्लासेस अच्छी लगती हो तो क्लासेस को लाइक कर दिया करो। थैंक यू।